जी नहीं, स्वागत है। मैं सब सीधा कॉन्फ्रेंस ही कर लें तो केसरी दुपट्टा केवल पहले लाओ मेरे कार्यकर्ता सर एक बार रामलाल जी आना, खड़े हो, इसको सम्मान से करो। आप जैसे बनाओगे नहीं मेरे साहब पहन लो नहीं मानिए पहनाओ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। आज की प्रेस में आप सभी पधारे हुए सभी पत्रकार मानवाओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस के मुखातिब होने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी पधारी हैं। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की उस अमेठी के अंदर जो सिर्फ राजनीति करने के लिए ही और सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए ही राजनीति के अंदर है, अमेठी की दुर्दशा करने का श्रेय भी उनको जाता है। गंदगी से अंबार, गरीबों को पीड़ित शोषित ऐसे क्षेत्र के अंदर कमल खिलाने का जिन्होंने काम किया, उनका मैं जयपुर की इस गुलाबी नगरी के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभिनंदन और स्वागत इस नाते भी करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार कोरोना की लड़ाई के दौरान जिन विषम परिस्थितियों के अंदर भारत सरकार जो बजट लेकर आई है, उस बजट के अंदर भी सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया और ये बजट भी गरीब को गणेश मानते हुए, गरीबों के सर्वांगीण विकास को केंद्रित रखते हुए, मजदूरों को विशेष ध्यान देते हुए, किसानों की समस्या का समाधान करते हुए एक समावेशी बजट भारत सरकार ने हिंदुस्तान की जनता को दिया है। उस बजट के विषय में ही आज की इस प्रेस का आयोजन किया गया है। ज्यादा अनौपचारिक बात नहीं करते हुए मैं सीधा ही मुखातिब होने के लिए श्रीमती स्मृति ईरानी जी से आग्रह करूंगा कि वो जयपुर के प्रेस के पत्रकार साहिबानों को संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौतियों से उभारकर सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही आत्मनिर्भर का भारत का बजट राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आप सबको जैसा कि ज्ञात है, वैश्विक महामारी कोविड-19 विश्व भर की अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां लेकर आई। हमारे देश में भी जब ये महामारी आई तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था कि एक भी गरीब भूखे पेट इस महामारी के चलते ना सोए। देश की 80 करोड़ जनता के लिए 8 महीनों के लिए सतत मुफ्त में राशन प्रदान किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। यह भी कहना ठीक होगा कि विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हिंदुस्तानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की। इसमें 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड, महिलाएं जो समूह में काम करती हैं उनके लिए क्रेडिट की राशि को 10 लाख से 20 लाख तक का बढ़ाना, एमएसएमई को हमारे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का समर्थन बैंक की व्यवस्थाओं से
इसको प्रतिस्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सतत जनता की, उद्योग की, किसान की, महिला की और नौजवानों की मदद नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, सर्वस्पर्शी वो बजट राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सशक्त करते हुए 2,23,000 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, देश में कई कस्बों में, कई जिलों में लैब की व्यवस्था की दरकार थी। देश में कई ब्लॉकों में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की दरकार थी। चुनौतियों के समय में देश जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तले एकजुट होकर खड़ा रहा, उसी राष्ट्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख और घोषणा इस बजट में की गई। हमारे राष्ट्र में सड़क निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से मात्र सड़क निर्माण में 1 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन देखा। जल जीवन मिशन अपने आप में स्वतंत्र भारत में हर गरीब परिवार तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत विशेष ग्रामीण अंचल में अब तक 2,30,00,000 से ज्यादा परिवारों तक इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हाल के इस बजट में आवंटन शहरी इलाकों में भी जल जीवन मिशन को प्रतिस्थापित करने का हम सबने देखा। हमारे देश में विशेषतः वो गरीब परिवार जिसमें बहनें रसोई में हर दिन धुएं से संघर्ष करती, उन परिवारों में से 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार में स्वच्छ ईंधन प्राप्त किया। हाल का आत्मनिर्भर भारत बजट, एक महिला होने के नाते मैं आनंदित हूं कि उस बजट में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ने की एक नई कल्पना को हम सबने देश की संसद में प्रस्तुत होते देखा। कृषि कल्याण की दृष्टि से माइक्रो इरिगेशन फंड को वित्त मंत्री जी ने दुगना किया। मोदी सरकार में किसान और डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार तब हुआ जब लगभग 1,70,00,000 किसान इनाम की डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े। इन 1 करोड़ लगभग 70 लाख किसानों ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड अपनी उपज का ई-नैम प्लेटफॉर्म पर किया। हाल ही के आत्मनिर्भर भारत बजट में ई-नैम की व्यवस्था को अब और भी विस्तार किया जाएगा। देश की 1,000 और मंडियां ई-नैम से जोड़ी जाएंगी। हमारे ग्रामीण अंचल में विशेषतः जहां पर ट्राइबल परिवार हैं, उनको इस बजट में विशेष प्रावधान दिया गया। शिक्षा की दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल जिले में स्थापित हों, इसकी व्यवस्था बजट में की गई।
देश का सैन्य बल, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, उनकी शान में देश में 100 सैनिक स्कूल की स्थापना की भी घोषणा हुई। देश भर में 4 करोड़ दलित छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप की घोषणा इस बजट में आपने विशेष रूप से देखी। कोविड-19 के वैक्सीन के संदर्भ में बजट में वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया, इस विश्वास के साथ कि अगर और भी दरकार होगी वैक्सीनेशन में तो उसके लिए वित्त मंत्रालय व्यवस्था को पूर्ण करेगा। साथ ही न्यूमोकॉकल वैक्सीन, जिसके अभाव में हर वर्ष देश में 50,000 बच्चों की मृत्यु होती है, उस वैक्सीन को अब आत्मनिर्भर भारत का बजट हर प्रदेश तक पहुंचाएगा, जिसके चलते सालाना लगभग 50,000 बच्चों की जानें हमारा राष्ट्र बचा पाएगा। एक तरफ कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने वाला बजट है, उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और बहनों तक पहुंचाने का बजट है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करने का बजट है, दलित छात्रों तक एनहांस छात्रवृत्ति पहुंचाने का बजट है, और दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं, बच्चों तक पोषण 2.0 पौष्टिक आहार पहुंचाने का ये बजट है। आज राजस्थान की पुण्य भूमि से मैं हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसद, जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। अब अगर प्रवक्ता जी की अनुमति हो तो हम सवाल ले लें। धन्यवाद स्मृति जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो बजट की जो बातें थी वो रखी है। एक जो भी पत्रकार साहिबान मैडम से सवाल करना चाहते हैं वो अपना नाम और किस मीडिया से है एक बार वो बता के फिर अपना सवाल करें। मैडम, पीयूष शर्मा पीटीवी भारत से हूँ जी। मेरा सवाल है, क्योंकि आपने बजट की खूबियां गिनाई, तमाम मंत्री, तमाम बीजेपी के नेता खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, गैस के सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हो चुके हैं, संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा महंगे दाम यदि राजस्थान में ही है। वेट 2% की कमी तो करी, लेकिन अब गहलोत सरकार केंद्र सरकार के लिए कहती है कि कुछ टैक्स वो भी कम करे, क्या कहना है? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से खाद्य व्यवस्था को गरीब की दृष्टि से सुदृढ़ किया गया है, उससे गहलोत सरकार भी अपने आप को जुटला नहीं पाएगी। भारत सरकार एक तरफ पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण पाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, उसी दूसरी ओर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वो चाहें तो कर कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। अब ये गहलोत जी पर निर्भर है कि वो अपने प्रदेश की जनता का कितना सहारा बनना चाहते हैं अथवा कितना बोझ बढ़ाना चाहते हैं। गैस सिलेंडर का सवाल है क्या? जी, ये दोनों ही एनर्जी, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम हो अथवा एलपीजी के दाम हो। मैंने दोबारा कहा, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी को पहली बार जब आप सबने सेवा का मौका दिया था, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राष्ट्र के उन नागरिकों से आह्वान किया था जो सब्सिडी प्राप्त कर रहे थे किंतु जो सब्सिडी छोड़ने में सक्षम थे। ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। तत्पश्चात ही 8 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में पहली बार गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा। ये भी कहना चाहूँगी कि कोविड महामारी के वक्त भी
हमारी बहनों को 14 करोड़ कनेक्शंस मुफ्त में हमने इसलिए दिए ताकि महामारी के वक्त गरीब परिवार इस विषम परिस्थिति में जूझने के लिए और सशक्त हो पाएं। ये सभी इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि चाहे देश भर के साथ साथ विश्व का जो अर्थव्यवस्था का हमारा आज का एक मंजर हमने देखा है कोविड-19 के बाद, इन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र ने देश की गरीब की चिंताओं को समझते हुए मोदी जी का समर्थन किया है। जी, मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर दिए, परंतु सब्सिडी खत्म कर दी इस वजह से जिन्होंने एक बार कनेक्शन तो ले लिया पर वापस कई सिलेंडर भरवाए नहीं, वापस महिलाओं ने वापस वही ईंधन से खाना बनाया जा रहा है गाँव में। ये अभी पिछले दिनों जो आंकड़े आए उनमें ये साबित हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती होती है ईंधन का प्राप्त होना, कनेक्शन का प्राप्त होना, और उसी चुनौती को पार करने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं आभारी हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि 8 करोड़ कनेक्शन देश भर में प्राप्त हुए। मैं आभारी हूं कि आपने इस बात को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित भी किया कि 14 करोड़ गरीब परिवारों तक कनेक्शंस भी पहुंचे। इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगी कि देश भर में लगभग 22 करोड़ गरीब महिलाएं ऐसी जिनके जनधन के खाते में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सीधा पहुंचाया ताकि वो कोविड महामारी से जूझ सकें। ये इसलिए किया गया ताकि एक तरफ राशन मुफ्त में 8 महीने दिया गया, दूसरी ओर महिलाओं के खाते में इस पैसे को इसलिए दिया गया ताकि अगर वो अतिरिक्त खर्चा करना चाहें तो भारत सरकार ने इस राशि को उनके बैंक के खाते तक पहुंचाया है। मैं जितेश हूं, TV9 भारत। जी, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जी, सांगनेर में बड़ा कपड़ा होती है जी, और आज वातावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में आया और अभी उत्तराखंड में 200 से 250 लोग मरे हैं। एक बड़ी त्रासदी हुई उत्तराखंड के अंदर, जोशीमठ के अंदर। जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मेरा सवाल ये है आपसे कि सांगनेर के अंदर जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं फसलों में जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कैंसर की तमाम तरह की बीमारी होगी। उसके लिए आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले थे, वो कब तक हो पाएगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सांगानेर की दृष्टि से आपने जो विशेष वो कार्य हमसे प्रश्न किया है, जो हमने कागज़ देखे हैं और जो राजस्थान सरकार से भी हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें शायद ही उनकी एसोसिएशन जिसने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था उसमें कोई त्रुटियां थी, और हमने ये राजस्थान सरकार के पास और उस एसोसिएशन के पास भी हमारी जो इसको स्टडी करने के बाद हमारा जो रिएक्शन है वो उन तक पहुंचाया है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा पार्क राष्ट्र को समर्पित किया गुजरात में, और वो भी रेगिस्तानी इलाके में। इस बजट में 2000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है क्लीन एयर के लिए, ताकि प्रदूषित हवा से बचने का हमारे राष्ट्र की सरकार, जो प्रदेश सरकारें हैं, वो उसका कोई ना कोई साधन और कोई ना कोई सुविधा प्रदान कर सके देश की जनता को। मैम, राहुल गांधी जी आ रहे हैं 12-13 तारीख को, किसानों की रैली करने वाले राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रोबेबली, तो आपका क्या कहना है, किसानों को कांग्रेस उकसा रही है? 10 दिन गिनवा कर गए थे राहुल जी कि 10 दिन में वो कर्जा माफ करेंगे। वो 10 दिन कब पूरे होंगे, राजस्थान के किसान उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, कल ही आपने तोमर जी के भाषण को अगर सुना तो विशेषतः जहां पर कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में किसान के लिए 5 साल की सजा की वहां पर घोषणा की है उस कानून में। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगी भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते कि उनकी पंजाब की सरकार ने किसान को दंडित करने के लिए 5 साल का जब प्रावधान किया तो राहुल गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों वो पीठ थपथपाने के लिए कुर्सी ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सवार थे पंजाब में? मैम, सागर चौधरी, मरुधर बुलेटिन। जो जी, दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं उनके पास चारों तरफ जो किलेबंदी की जा रही है और जो किसान जो कानून के लिए वापस कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार के आगे क्या मंशा है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बार बार कृषि मंत्री जी ने कहा है जो भी कानून में गलती बताकर चर्चा करना चाहें हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 11 राउंड की चर्चाएं हो चुकी हैं। साथ ही बार बार भारत सरकार ने आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अगर चाहते हैं कि किसान की उन्नति हो तो इस बात को भी स्वीकार करें कि मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में मुहैया कराया।
राजस्थान के किसान का ही अगर मैं एक उदाहरण ले लूं तो कपास की एमएसपी के ऑपरेशन में राजस्थान में अगर आप देखें तो एक वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 9 लाख बेल, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है एमएसपी के ऑपरेशन से। और अगर आप इसी की तुलना उस वक्त से करें जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 2013-14 में कपास की खरीद में कांग्रेस ने एमएसपी में मात्र 90 करोड़ खर्चा किया था पूरे देश में। मोदी सरकार ने उसी कपास की खरीद में जनवरी तक 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। तो किसान के प्रति किसकी सद्भावना है, आपको ये आंकड़े स्वयं बताएंगे। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी ये कह रही है कि जो बजट पेश किया है वो देश को बेचने वाला है, ना किसानों के लिए है ना सेना के लिए कुछ नहीं। मैं दोबारा कह रही हूँ भाई साहब, जैसे कि मैंने TV9 के पत्रकार से कहा, 10 दिन गिनवा कर गए थे राहुल गांधी, वो 10 दिन उनके कब पूरे होंगे ये बतला दें पहले। मैडम, मैं श्याम सुंदर शर्मा हूँ। आपने राजस्थान के नेताओं, विधायकों और सांसदों की तरफ से आभार तो प्रकट किया, लेकिन राजस्थान को दिया क्या? हमारी वेस्टर्न कैनाल 35,000 करोड़ की बकाया है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं। आपने जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे सब कुछ लुटाया, आपने सब कुछ दिया। मैं आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया। जल जीवन मिशन में 1,000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 19 के वर्ष में, 2,500 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 20 के वर्ष में, इस वर्ष में 5,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन में प्रदेश की सरकार ने मात्र 32% ही खर्चा किया है। वो मिशन जो हर गरीब के घर तक नल से पानी पहुंचाता है, राजस्थान सरकार को वो मिशन भी क्यों स्वीकार नहीं है? मैडम, मैं उमेंद्र दारिच हूँ जी, दैनिक कंचन केसरी से। मैं जानना चाहूँगा, अभी अयोध्या के मामले में धन संग्रह हो रहा है, आपने व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या सहयोग किया? थोड़ा राम भक्त चौराहे से चिल्लाकर नहीं कहते कि कितना अपनी ओर से अर्पित किया गया है। जब तक जीवित हूँ, शरीर का एक एक कण भी अगर अर्पित कर दूं तो वो भी कम है। NSCI भी संग्रह कर रही है, NSCI भी धन संग्रह कर रही है राम मंदिर के लिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर उनकी कोई स्टूडेंट यूनियन आज धन संग्रह कर रही है तो इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि एफिडेविट गलत था कि उनकी स्टूडेंट यूनियन गलत है। जी मैडम, आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि आपके क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय। मैं आभारी हूं कि आप गांधी खानदान की ओर से ये सवाल कर रहे हैं और मैं पूरी रूप से मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही हूँ भाई साहब। मैं आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया है। इसका उत्तर ना सिर्फ कोर्ट में मिलेगा बल्कि 24 के चुनाव में भी मिलेगा, और ना सिर्फ अमेठी में मिलेगा बल्कि रायबरेली में भी मिलेगा। आप सभी पत्रकार साहिबानों का बहुत बहुत आभार। आप सब समय पे पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुझे लगता है कि नीचे तक पहुंचाने में आप कारगर सिद्ध होंगे। एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से भी हमारे बीच में पधारी हुई मानव संसाधन मंत्रालय का काम बहुत मजबूती के साथ करने के उपरांत अब कपड़ा मंत्रालय के रूप में आप बखूबी आप काम करिए, और जिन्होंने जीवटता के साथ महिला बाल विकास भी पूरी जीवटता के साथ पोषण में भारत में एक नंबर संघर्ष उस स्थान के ऊपर किया जिस स्थान के ऊपर एक तरीके से कमल खिलना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर भी आपने कमल खिलाने का काम किया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं कर धन्यवाद आपका। मैम रिपब्लिक से